हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक केस डिस्कस करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस का, देन फर्दर इसका डायग्नोसिस, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो एक केस है 35 ईयर ओल्ड मेल जिनको परसिस्टेंट डायरिया है, ब्लडी डायरिया, और उसके 10 to 15 एपिसोड हो रहे हैं पर डे। उसके साथ साथ लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प पेन भी हो रहा है, दैट इज़, और वो डिफिकेशन के बाद ठीक हो जा रहा है। अर्जेंसी है बार बार डिफिकेशन की, एंड देन उनके अंदर फीलिंग होती है ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, सो बार बार उनको अर्जेंसी रहती है ऑफ डिफिकेशन। कोई हिस्ट्री नहीं है रिसेंट ट्रैवल की, ये हम बाकी जो डिसऑर्डर्स हैं उनको एक्सक्लूड करने के लिए नेगेटिव हिस्ट्री देते हैं। कोई हिस्ट्री नहीं रिसेंट ट्रैवल की, कोई एंटीबायोटिक यूज़ की हिस्ट्री नहीं है, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं है। फैमिली हिस्ट्री है, फादर डायग्नोज विद द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, तो हमने जब उस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो अगर उनको ब्लडी डायरिया हो रहा है तो ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी से, दैट मीन्स अनीमिया होगा। तो उनको माइल्ड अनीमिया था, पैलर दिख रहा था उनके बॉडी के ऊपर, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, अपने एब्डोमिनल क्वाड्रेंट होते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में यहाँ पे उनको टेंडरनेस है, मतलब कि हमारे कोलोन का लेफ्ट वाला पार्ट कुछ इन्वॉल्व होगा, यानी कि रेक्टम वाला पार्ट शायद। ओके, तो इतना ब्लडी डायरिया इतना सीवियर है तो हमारे माइंड में थोड़ा सा वो तो बन जाता है, कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ ही हो सकती है, क्योंकि फादर को भी वही था, उनके पापा को भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ थी, तो उसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, क्रोन्स भी हो सकता है। अगर लेफ्ट वाला पार्ट इन्वॉल्व है तो मोस्ट कॉमनली शायद अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोस्ट कॉमनली रेक्टम इन्वॉल्व होता है, एंड क्रोन्स डिजीज़ के अंदर रेक्टम स्पेयर होता है। ठीक है, तो हमने लैब डायग्नोसिस जब इनका किया तो वहाँ पे हमें एनीमिया पता लगा, WBC बढ़े हुए थे, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी, CRP और ESR वगैरह बढ़ा हुआ था, और स्टूल कल्चर नेगेटिव फॉर इन्फेक्शन, मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं था, इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती थी ये। तो उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कोलोनोस्कोपी की गई। कोलोनोस्कोपी में हमें क्या दिखा कि म्यूकोजा जो था वो डैमेज था, फ्राइबल था, और वहाँ पे अल्सर्स दिखे कोलोनोस्कोपी के। अब मैं फ़ोटो दिखाऊंगी कोलोनोस्कोपी की। वहाँ पे अल्सर्स थे जो रेक्टम से स्टार्ट हो रहे थे, यानी कि ऐसे रेक्टम से स्टार्ट होके पीछे की तरफ आ रहे थे, कोई स्किप लीजन्स नहीं थे। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्रोन्स डिजीज़ होती है ना, और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। क्रोन्स डिजीज़ के अंदर हमारे जो अल्सर्स हैं वो डीप होते हैं, पूरी की पूरी मिकोजा को, सब पूरी इस लेयर को ट्रांसम्यूरल अल्सर्स होते हैं, पूरे मिकोजा, सब मिकोजा को इन्वॉल्व कर लेते हैं वो अल्सर्स सिरोजा तक। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर अल्सर हमारे सुपरफिशियल होते हैं, डीप नहीं होते, दीज आर शैलो। क्रोन्स डिजीज़ के अंदर जो अल्सर्स होते हैं वो स्किप अल्सर्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे अल्सर हुआ, फिर ये पार्ट ठीक है, नॉर्मल है, फिर यहाँ पे अल्सर हुआ, ऐसे होते हैं। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर वो कंटिन्यूस अल्सर होते हैं, सुपरफिशियल अल्सर्स होते हैं। ये भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हिस्टोपैथ हमने जब इसकी बायोप्सी की तो हमें पता लगा क्रिप्ट एब्सेस, ये मोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। क्रिप्ट एब्सेस का मतलब क्या होता है, जो इंटेस्टाइन में क्रिप्ट्स बने होते हैं अपने, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आ, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है ना, इन्फ्लेमेशन होगा तो न्यूट्रोफिल्स तो आएंगे, तो वो न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, क्रिप्ट डैमेज हो जाते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता तो फिर फर्दर डायरिया वगैरह वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है दैट इज़ लिमिटेड टू म्यूकोजा एंड सुपरफिशियल सब म्यूकोजा ओनली। मतलब हमारे लेयर होते हैं ना, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, फिर नीचे सिरोजा वगैरह आता है, तो यहाँ पे जो अल्सर्स अगर होंगे तो हमारे म्यूकोजा सब म्यूकोजा तक ही लिमिटेड होते हैं वो, इसके बाद वो हॉरिजॉन्टली ऐसे ट्रैवल कर जाते हैं, वो डीप अल्सर हमारे नहीं जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, देन मोस्ट कॉमन साइट मैंने आपको बता दी कि रेक्टम होता है। अब इसके अंदर स्यूडोपोलिप्स दिखते हैं। क्या होते हैं स्यूडोपोलिप्स? ये बेसिकली हमारा यहाँ से सपोज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। ओके, तो क्रोनिक अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो न्यूट्रोफिल्स होंगे, क्रिप्ट एब्सेस हो गया। ठीक है, अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, बार बार इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वहाँ पे फाइब्रोसिस वगैरह सब कुछ होगा, अल्सर्स बनेंगे इंटेस्टाइन के अंदर। अब उन अल्सर के साइड में जो म्यूकोजा है वो रीजनरेट करने की ट्राई करेगा। ठीक है, ऐसे म्यूकोजा रीजनरेट करेगा और वो हमें एज अ पोलिप अपीयर होगा। तो बट वो ट्रू पोलिप नहीं होता, क्योंकि ट्रू पोलिप में क्या होता है, एक फाइब्रोवेस्कुलर कोर भी होती है। ठीक है, ब्लड वेसल फाइब्रोवेस्कुलर कोर होती है ट्रू पोलिप के अंदर, बट ये हमारा ओनली म्यूकोजा है जो रीजनरेट कर रहा है, तो इसके अंदर कोई फाइब्रोवेस्कुलर कोर नहीं है, देन इट इज़ स्यूडोपोलिप्स। तो ये हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर दिखते हैं। क्रोन्स के अंदर हमें क्या दिखता है, इसके जैसा कोबल स्टोन अपीयरेंस दिखती है ना क्रोन्स के अंदर। क्रोन्स की सेपरेट वीडियो में हम ऐसे एक केस के साथ उसको भी डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी कोलोनोस्कोपी देखते हैं। ये क्या है, ये यहाँ पे स्यूडोपोलिप्स दिख रहे हैं। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। देन क्लिनिकल फीचर क्या होता है, मैंने बताया ब्लडी डायरिया होता है, ब्लड लॉस होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे अल्सर हो रहे हैं वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी तो प्रेजेंट है,
उनका डैमेज होगा तो हिमेटोजीजिया मतलब ब्लड का लॉस होगा। देन अनीमिया होगा कि ब्लड ज़्यादा लॉस हो रहा है। पफी आइज़ क्यों होती हैं? क्योंकि प्रोटीन्स भी लॉस हो रहे हैं ना, एल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से पफी आइज़ होती हैं। टॉक्सिक मेगाकोलोन, अब टॉक्सिक मेगाकोलोन किसको बोलते हैं? जब अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर की बात कर रही हूँ मैं, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन। ठीक है, अगर इसमें फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए या फिर सीकम का डायमीटर 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन। अब टॉक्सिक मेगाकोलोन किसका फीचर है? मोस्ट कॉमनली ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर देखा जाता है। क्यों होता है टॉक्सिक मेगाकोलोन? क्योंकि अब यहाँ पे अल्सर्स बन रहे हैं। अल्सर हमारे सुपरफिशियल हैं, कंटिन्यूस अल्सर है, मैंने आपको बता दिया। ये अल्सर हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके न्यूरॉन्स और मसल्स को डैमेज कर रहे हैं, मतलब कि इंटेस्टाइन की बेसिकली पैरालिसिस हो रही है, जिसकी वजह से अगर इंटेस्टाइन के अंदर कोई फूड आ रहा है तो फिर इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही उस फूड को आगे पुश करने के लिए, पुश नहीं कर पा रही, तो फूड वहीं पे एक्यूमुलेट हुआ जा रहा है, गैस है वो भी वहीं पे एक्यूमुलेट हुई जा रही है, तो इसकी वजह से इंटेस्टाइन का डायमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हमारा एक कोलोन है, तो यहाँ पे कोई अल्सर हो गया, उसने न्यूरॉन्स वगैरह को डैमेज कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि इंटेस्टाइन यहाँ पे अगर कोई फूड आएगा ऊपर से हम खाना खा रहे हैं तो वो आगे की तरफ वो पुश नहीं कर पाएगी, यहाँ पे इंटेस्टाइन रिलैक्स नहीं कर पाएगी, कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगी, तो पीछे वाली पार्ट में हमारा इसका डायमीटर इंक्रीज होता रहेगा, दैट इज टॉक्सिक मेगाकोलोन। मैलिग्नेंसी कैंसर का चांस इक्वल होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज दोनों के अंदर। ये डायग्राम पफी आइज का है। देन टॉक्सिक मेगाकोलोन, ये देखो कितना ज़्यादा इसका डायमीटर बढ़ गया है। दिस इज़ ऑल्सो टॉक्सिक मेगाकोलोन। अगर टॉक्सिक मेगाकोलोन के फीचर्स को हमें पता लग रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, देन सर्जरी करनी पड़ती है, अदरवाइज़ इसकी दवाइयाँ चल जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। फिर अगर 10-12 साल तक कोई कैंसर का इतना रिस्क नहीं होता तो दवाइयाँ चल जाती हैं। ये भी टॉक्सिक मेगाकोलोन का डायग्राम है। उसके बाद वर्कअप हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आया तो हम PN का एंटीबॉडीज़ होती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो हम देखते हैं। इसके अलावा और कहाँ पे होते हैं PN का? दैट इज़ प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस या फिर माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस ये क्या होता है कि अब अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ना, तो यहाँ पे जो बाइल डक्ट है उनका इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो नैरो हो जाएंगे एंड दैट कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, वो भी हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमें पता होना चाहिए। कोलोनोस्कोपी करवाते हैं जिसके अंदर हम वहाँ पे अल्सर्स को देखते हैं, कंटिन्यूस अल्सर होते हैं, स्यूडोपोलिप्स वगैरह होते हैं। बायोप्सी करवाते हैं, बायोप्सी के अंदर मैंने आपको बताया था क्रिप्ट एब्सेस हम देखते हैं, ग्रैनुलोमा इसमें नहीं दिखते। ग्रैनुलोमा किस में दिखते हैं? क्रोन्स डिजीज़ के अंदर दिखते हैं। CT एंटेरोग्राफी करवा सकते हैं। बेरियम मिनिमा इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहले हमें क्या दिखता है? पाइप स्टेम कोलोन दिखता है, मतलब कि हमारा जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं ना उसके अंदर ऐसे होस्ट्रेशंस होते हैं। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या हो जाएगा? वो ऐसे सिंपल पाइप के जैसा हो जाएगा, कोई होस्ट्रेशन नहीं होंगे, लॉस ऑफ होस्ट्रेशन। ठीक है, फीकल कैलप्रोटेक्टिन। अब ये फीकल कैलप्रोटेक्टिन क्या होता है? कैलप्रोटेक्टिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो न्यूट्रोफिल रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन है, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, वो कैलप्रोटेक्टिन को रिलीज़ करेंगे, तो कैलप्रोटेक्टिन के लेवल बढ़ जाते हैं। तो हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे इसको टेस्ट? टू डिफ्रेंशिएट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ फ्रॉम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें कोई इन्फ्लेमेशन की एटियोलॉजी नहीं होती है, तो अगर कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो उसी के अंदर कैलप्रोटेक्टिन के लेवल बढ़ते हैं, इरिटेबल बाउल डिजीज़ के अंदर इसके लेवल्स नहीं बढ़ते हैं। तो ये मैंने कोलोनोस्कोपी की फ़ोटो डाली हुई, यहाँ पे अल्सर हैं, कंटिन्यूस अल्सर हमें दिख रहे होंगे, स्यूडोपोलिप्स दिख रहा होगा, फीटल कैलप्रोटेक्टिन टेस्ट। अब ये हमारा बेरियम मिनिमा, मैंने बताया था कि होस्ट्रेशंस लॉस हो जाते हैं, ये रेक्टम इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, तो एक पाइप स्टेम अपीयरेंस हमें यहाँ पे दिखती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर बेसिकली रेक्टम इन्वॉल्व होता है, देन कंटिन्यूस अल्सर होते हैं, ये यहाँ पे इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे ये स्यूडोपोलिप्स होता है। उसके बाद ये डायग्राम है हिस्टोपैथोलॉजी का। इसके अंदर मैंने बताया कि ऐसे क्रिप्ट होती है ना नॉर्मल इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ पे पैनेट सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल भी होते हैं। बट अब अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या हो जाता है कि गोबलेट, सबसे पहले तो ये जो क्रिप्ट हैं उनके अंदर हमारे क्रिप्ट एब्सेस बन जाएगी, मतलब कि न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्रिप्ट्स का डिस्टोर्शन हो जाएगा, उनकी शेप चेंज हो जाएगी, एब्जॉर्प्टिव सरफेस ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। ये सेम यहाँ पे भी बताया हुआ है, न्यूट्रोफिल्स आ गए, यहाँ पे क्रिप्ट एब्सेस बना दिया है, क्रिप्ट एब्सेस यहाँ पे भी दिख रहा है। इस डायग्राम में भी आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा कि ये क्रिप्ट एब्सेस में क्या हो रहा है कि न्यूट्रोफिल्स क्रिप्ट के अंदर आ रहे हैं, दैट इज़ क्रिप्ट एब्सेस।
क्रिप्टाइटिस क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स यहाँ बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉर्मल कोलोन, तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, क्रिप्ट एब्सेस। अब ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, सल्फासेलेजिन, बट इससे बेटर ड्रग है मिज़ेलामाइन। अब इन दोनों ड्रग्स में फ़र्क क्या होता है, जो सल्फासेलेजिन है वो होता है हमारा बेसिकली 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड प्लस में सल्फापायरिडिन, ठीक है। और मिज़ेलामाइन में क्या होता है, प्योर 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड होता है। अब जो सल्फासेलेजिन है, इसका जो सल्फापायरिडिन ग्रुप है, इसकी वजह से सल्फ़ा, अगर कोई पेशेंट है जिसको सल्फ़ा ड्रग की एलर्जी है तो वो वाला सिम्टम आ सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे सल्फासेलेजिन की वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, ठीक है, फोलेट एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है, बट वो सारे सिम्टम हमें मिज़ेलामाइन के अंदर नहीं देखने को मिलते। पर मिज़ेलामाइन थोड़ा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, सल्फासेलेजिन चीप होता है, सस्ता होता है। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हमें उसके बाद ये ड्रग प्रेस्क्राइब करने होते हैं, ठीक है। फिर ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस विद एक्जर्बेशन, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्लड डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बुटासोनाइड का इनेमा देते हैं रेक्टम, ठीक है। तो वो भी दे सकते हैं। अगर हमारा डिजीज़ का प्रोग्रेशन फिर भी हो रहा है तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं इन्फ्लिक्सीमैब, और इसके बाद पेशेंट को फॉलोअप के लिए हमें बुलाना होता है टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है, जिससे कि हम मैलिग्नेंसी के लिए टेस्ट कर सकें या फिर सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सब हम देख सकते हैं। ये मिज़ेलामाइन है। अब सर्जरी के लिए कब हमें सर्जरी करनी पड़ती है, अदरवाइज़ तो हम दवाइयाँ दे देते हैं पेशेंट को, बट कब सर्जरी करनी ज़रूरी हो जाती है, अगर टॉक्सिक मेगाकोलोन है, मैंने दिखा दिया आपको फोटो टॉक्सिक मेगाकोलोन की, ऐसे ही कोलोन का डायमीटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में सर्जरी करनी पड़ती है। फ्राइबल रेक्टल म्यूकोसा दैट ब्लीड्स ऑन टच, अगर हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट का, तो वहाँ पे जो रेक्टम का म्यूकोसा है वो इतना फ्राइबल होगा कि उसको टच करते ही वो ब्लीड कर रहा है, तो उस केस में हमें करने की ज़रूरत हो सकती है। सर्जरी हम कौन सी करते हैं, कोलेक्टमी और इलियल पाउच एनल एनेस्टोमोसिस। क्या मतलब है इसका, हमें क्या करना है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलोन है, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमें यहाँ से पूरा ये कोलोन को रिमूव कर देना, लार्ज इंटेस्टाइन को रिमूव कर देना। हमने लार्ज इंटेस्टाइन को रिमूव कर दिया, हमारे पास ये वाला पार्ट बच गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्मॉल इंटेस्टाइन को डायरेक्टली एनस से अटैच कर देना, एनस से अटैच कर दिया। तो इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन हमने पूरी रिमूव कर दी, स्मॉल इंटेस्टाइन को डायरेक्टली एनस से अटैच कर दिया। तो ये वाली सर्जरी हम यहाँ पे कर सकते हैं मोस्ट कॉमनली। हम नेक्स्ट पूछते हैं आपसे क्वेश्चन में कि एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होंगी। तो उसके अंदर सबसे पहला मोस्ट कॉमनली आएगी ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस हो सकती है HLA-B27 की वजह से। मैंने आपको बताया था इसमें PN का पॉजिटिव होता है ना, एंड दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इन प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। अब इसमें बाइल डक्ट नैरो हो रही है, देन दैट कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। डर्मेटोलॉजिक फाइंडिंग पूछ सकते हैं आपसे, एरिथमा नोडोजम होता है, रेड डॉट्स ओवर द शिन, एनिक स्वीट सिंड्रोम भी होता है। इसमें बेसिकली स्वीट सिंड्रोम में क्या होता है कि फेब्राइल न्यूट्रोपेनिक डर्मेटाइटिस, मतलब अपनी बैक जो होते हैं ना, बैक के ऊपर रेड रेड से लीजन होते हैं और साथ में फीवर भी होता है। उसके बाद क्लबिंग हो सकती है, आइज़ के अंदर स्क्लेराइटिस हो सकता है, एंड इंसिडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी इन बोथ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज, दोनों में इक्वल होता है, ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस इसकी मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है। तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन से हमारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो ऑस्टियोक्लास्ट को तो स्टिमुलेट कर रहे हैं, क्लास्ट वाले को, एंड ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट कर रहे हैं। अगर ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट होंगे तो फिर वो क्या कर देंगे, ऑस्टियोपोरोसिस कर देंगे। इसके साथ हम स्टीरॉइड्स भी देते हैं इस केस में, ठीक है। स्टीरॉइड्स देंगे तो उनसे भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कोलोन का डैमेज हो रहा है ना म्यूकोसा का, तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पा रहा विटामिन D वगैरह का, तो भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट अल्सरेटिव कोलाइटिस। ऐसे ही हम आगे एक 1 बाय 1 सभी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, एक केस लेके, केस के बाद उनका प्रॉपर पैथोफिजियोलॉजी, उनका क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट।